बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच गए हैं, बर्न वाले में एस्क्रोटमी के ऊपर हम चले गए हैं। एस्क्रोटमी होता क्या है, इसको समझने से पहले हमें समझना होगा एस्कार क्या होता है। इसको अगर मैं मोस्ट सिंपल वे में कहूँ तो कोयला बन जाना जल के स्किन का, इसको हम एस्कार कहेंगे इन मोस्ट सिंपल वे। मतलब कि को कभी आपने जला हुआ बारबेक्यू देखा है? कोएगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ डीप बर्न। रिमेंबर, कभी भी ये सुपरफिशियल में नहीं बनता। जब भी डीप बर्न होता है, जब आपका बारबेक्यू अच्छी तरह जल जाता है तो तभी वो कोयला बन जाता है ना। यार ये तो शोर पता नहीं किधर से आ जाता है जब भी वीडियो बनाना। सॉरी यार, मैं अभी वीकेंड के ऊपर घर हूँ तो फिर इस वजह से आ रही हैं आवाज़ें, तो इग्नोर मारना। डीप बर्न जो है ना, उनके अंदर आपके पास कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होते हैं जिसे हम कहते हैं एस्कार फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये एस्कार होता क्या है, एक कह लें कि कोयला जो है ना स्किन के ऊपर बन जाना, जल जल के कोयला सवा नहीं कोला बन जाना। ठीक है, रिजल्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास कह लें कि कैनॉट एक्सपैंड, इसको जितना भी खींच लो एक्सपेंशन नहीं करें। क्योंकि यहाँ पे सपोज करें ये कोयला बन गया ना, तो इसको जितना भी मैं खींच लूँ ये एक तरह का वट्टा बन गया कोयले की तरह। तो ये ना तो फ्लेक्सिबल है, ना ही ये कुछ एक्सपेंडिंग अपनी करता है। तो इसकी वजह से फ्लूइड और प्रोटीन जो है ना बेसिकली इसके अंदर इन इलास्टिक स्कार के अंदर बेसिकली यूँ कह लें कि जल के जो है ना वो बन जाती हैं। ठीक है, अब ये जो है ना एक्ट करेगा एज अ टॉर्निकेट। जब आपने ब्लड निकालना था तो आप एक वो रस्सी बांधते हैं ना टॉर्निकेट, ताकि ब्लड रुक जाए। तो सेम इसका काम भी यही हो जाता है कि जहाँ जहाँ जलेगा उससे अगला एरिया जो है ना वो इसकी सेंसिटाइजेशन लॉस होगी, हाइपोक्सिया करवा देगा, और वहाँ पे जो है ना कंपार्टमेंट सिंड्रोम मतलब नर्व की भी कंप्रेशन इसने करवा देनी है। ठीक है, तो ये एक्ट एज अ करेगा, ये बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये एक्ट करेगा एज अ टॉर्निकेट। ठीक है, कि मतलब वो बांधने के लिए कोई भी चीज़ बंध गई है यूँ कह लें, बन पै गया यूँ कह लें। ठीक है, टॉर्निकेट हो गए एज अ टॉर्निकेट। तो इसलिए जो हमें इसकी वजह से हमारे पास जो आगे की लिम्ब की वेस्कुलर सप्लाई है और जो हमारे पास मसल है ना उसकी नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस होगी, साथ में इस्कीमिया हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अवॉइड करने के लिए हमें ना तो मरीज़ को कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवाना है, ना उसकी वेस्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज़ करवानी है, ना ही उसको इस्कीमिया करवाना है। तो इसको रोक तोड़ने के लिए हम मरीज़ की अगर एमरजेंसी करनी पड़ जाए तो हम एस्क्रोटमी कर दिया करते हैं। अब एस्क्रोटमी क्या होता है, ये बेसिकली सर्जिकल इंसिजन है। जहाँ जहाँ मेरा एस्कर बना हुआ है ना वहाँ पे मैं सर्जिकली इंसाइज कर दूंगा, वहाँ पे जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर दूंगा टू रिलीव प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को हमने तोड़ना है, जो प्रेशर वो वेसल के ऊपर लगा रहा है, जो नर्व के ऊपर लगा रहा है, उसको हमने तोड़ना है। किसके ज़रिए, एमरजेंसी एस्क्रोटमी करनी होती है। ठीक है, अब इसके लिए यही नहीं है कि यूं ही आपने कट मार के कसाईयों की तरह नहीं करना। ठीक है, इसके लिए स्पेशल एक टेक्निक होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अगर मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यूट्यूब वाले फिर वीडियो उड़ा देनी मेरी। ठीक है, ये देखिए एस्क्रोटमी देख लो। गले से शुरू किया इसने, फिर मिड क्लेविकल से साइडों से एक्जिला के नीचे से फिर यहाँ पे जो है ना जीफी स्टर्नम के वाली बॉडी भी आपकी छाती सारी की सारी नज़र आ रही है। होपफुली मेरा कैमरा फोकस कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हम अगर निकालेंगे ना तो यहाँ से ब्लड तो निकलेगा, लेकिन इसलिए हमें एस्क्रोटमी करने से पहले ब्लड का रेंज लाजमी करना होगा क्योंकि मरीज़ का ब्लड ज़्यादा निकल सकता है। तो एस्क्रोटमी करने का फ़ायदा ये होगा कि आगे वाली एरिया में नेक्रोसिस नहीं होगी और वहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं बनेगी। इस वजह से हम एस्क्रोटमी कर लेते हैं। तो यूँ कह लें कि ये बाजुओं के यूँ 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 इस जगह पे, और बाकी जो है ना ये देखा, ये बल्कि बंदा बनाया भी हुआ है ना। ठीक है, ये देखो, ये बाजुओं के जो है ना वो ये देख लिए ये किस एरिया के ऊपर है, ये मिड एक्सियल लाइन, और फिर ये जो फिट के साइडों वाला जो लाइन है ना, इसको मैं बताता हूँ सारी पोजीशन अभी। ठीक है, तो अगर वो अपर लिम्ब की आपने एस्क्रोटमी करनी है पूरी बॉडी की, चलो हम सपोज करते हैं कि कोई पेशेंट आके उसकी पूरी बॉडी की एस्क्रोटमी की उसके ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मेरी जान, आपने जो अपर लिम्ब है, हैंड है, लोअर लिम्ब है, चेस्ट, उसके लिए हमारे पास लाइंस कुछ ख़ास एरिया होता है जहाँ पे हमने कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब हो गया। नंबर सेकंड पे हमारे पास हो जाएगा हैंड। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमारे पास हो जाएगा लोअर लिम्ब हो जाएगा। नंबर फोर पे हमारे पास होगा जी चेस्ट हो जाएगा। नंबर 5 पे हो जाएगा, हाँ बस यही है, अपर लिम्ब, हैंड, लोअर लिम्ब और चेस्ट। जो अपर लिम्ब है ना मिड एक्सियल, ठीक है, इसके ऊपर हमने देना है मिड एक्सियल लाइन जो है ना इसके ऊपर इंसिजन देना है।
और हमने जब एल्बो के ऊपर आना है ना तो एंटीरियर टू दी एल्बो आना है, ताकि क्यों इसके पीछे अल्नर नर्व हमारे पास पड़ी है, कहीं वो डैमेज ना हो जाए मरीज़ की, ये ना हो हम एस्कर से बजाते उसकी नर्व ही काट दें। तो एंटीरियर टू दी एल्बो जो है ना वो हमने जाना है ताकि हम अवॉइड कर सकें एल्बो, ठीक है। तो ये आपने करना है मतलब यूँ कह लें कि यहाँ से मिड एक्सियल ये हो गया ना, ठीक है। मिड एक्सियल यहाँ पीछे से आते 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 यहाँ से यूँ, और फिर ये इस साइड से सारे का सारा काटते जाना काटते जाना काटते जाना यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला जो मैं इसको लगा भी देता हूँ, ये इस तरह आपने जो है ना ये करना है करना 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 है, और यहाँ से आगे से आके यहाँ पे जाना है। तो ये आपने लाजमी बतानी है, ठीक है। हाथ तो मेरा गंदा हो गया, लेकिन कि इस तरह स्क्वाड करनी, अल्लाह माफ़ करे किसी की ना हो, ठीक है। पेनफुल प्रोसीजर होता है, लेकिन इसके लिए एनेस्थीसिया अगर दे लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये हो गया हमें अपर लिम्ब का। फिर हैंड जो है ना मिड लाइन ऑफ ईच डिजिट, यहाँ तक तो मैं ले आया, बाकी ईच डिजिट के जो है ना वो मिड लाइन, ठीक है, मिड लाइन ऑफ द ईच डिजिट। मैं समझता था कि यहाँ पे जो है ना लगा दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके टेंडन पड़े हैं वो कट सकती हैं, तो ये गलती मेरे वाली नहीं करनी है आपने, ठीक है। क्या करना है, मिड लाइन ऑफ द ईच, वही एक्सियल वाली जो है ना वो आपने फॉलो करनी है। साइडों से आपने हमेशा कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देख लो, ये इधर मैं कटिंग कर रहा हूँ, एक इस साइड से कटिंग कर रहा हूँ, एक इस साइड से कटिंग कर रहा हूँ, इस साइड से मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, और ये थंब का जो है ना यहाँ से देख लो, ये कटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारी कटिंग होनी चाहिए। ख़बरदार आपने यहाँ से अगर कट किया तो आप नर्वें उड़ा देंगे, साइडों से कोई ऐसा नर्व या टेंडन नहीं जा रहा, तो वहाँ पे मसल ही होते हैं, मसल तो दोबारा भी होते हैं। ये वाली जो है ना आपने हैंड के ऊपर, ये वाली आपने आर्म के ऊपर इस तरह आपने एस्क्रोटमी करनी होती है, ठीक है। हैंड की हो मतलब मिड लाइन इन दी डिजिट्स हो गया, मिड लाइन इन डिजिट्स हो गया, इन डिजिट। कोशिश करना कि ये डायग्राम अब बना देना, बुक के अंदर भी बनी हुई है। फिर लोअर लिम्ब में मिड एक्सियल पोस्टीरियर टू दी एंकल, ठीक है। तो पोस्टीरियर टू एंकल, एंकल क्या होता है, टखना, ठीक है। तो जो आपका टखना है ना यार, ये मैं किस तरह दिखाऊँ आपको, अब मैं अपनी टांग तो दिखाने से रहा, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हैं साइडों से जा रहे हैं, ये टांग की बिल्कुल साइड से साइड से साइड से साइड से, दूसरी टांग के फिर अंदर वाली साइड से जो है ना ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और हमारे पास क्या कह रहा है, पोस्टीरियर टू दी एंकल, एंकल के बिल्कुल पीछे से जो आ गया ना ये देख रहे हैं, ताकि आगे वाली जगह पे वो सेफनेस वेन्स होती हैं उसको हमने बचाना होता है। तो ये शायद इस तरह का कोई चक्कर होता है। फिर चेस्ट के ऊपर आ जाओ, तो चेस्ट के ऊपर ये देखो मिड एक्सियल जो है ना आपकी डाउन टू लेटरल टू दी निपल, जो उसके निपल हैं उसके बिल्कुल लेटरल आपने शुरू करना है, और फिर जो आपकी बगल है उसके नीचे नीचे, ये देख रहे हैं लेटरल टू दी निपल, और उसकी बगलों के नीचे नीचे हम उसके जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूँ ताकि ये बाद में काम आ जाए। तो बगलों के बिल्कुल नीचे नीचे आपने ये देख लो, ठीक है। तो बगलों के बिल्कुल नीचे नीचे जो है ना वो आपने जाके और यहाँ पे करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, तो अगर कट भी जाएगी तो अल्लाह माफ़ करिए। और यहाँ पे फिर नीचे में एब्डोमेन में जो ज़ीफी स्टर्नम है ना, दोनों को आपस में मिला देना। तो ये देख लो, उसने ये निपल के लेटरल जाके ये साइडों 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 से, और फिर ज़ीफी स्टर्नम के ऊपर जो जा रहा है। बाकी ये आर्म का देख लें आप, यहाँ से उसने एक कट दिया हुआ है, और फिर वो दूसरी इसने पिक्चर नहीं दिखाई हुई, वो आप गूगल से मज़ीद इसकी एक दफ़ा ना पिक्चर देख लेना। डिजिट्स का देख लो, ये उसने हाथ दिखाया हुआ, ये बिल्कुल साइडों से जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ ना, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो सेम एज इस तरह जो है ना आपको ये नज़र आ रहा है। ये तो हो गया जी प्रोसीजर कि आपने ध्यान क्या क्या रखना है। एक तो आपने अच्छे वाला जो है ना वो मरीज़ को एनाल्जेसिक लाजमी दे देनी है, ठीक है, मतलब पेन किलर, क्योंकि ये शदीद दर्द होता है, पेन किलर लाजमी देनी है, ठीक है, ताकि पेन ना हो। और फिर आपने कह रहा है कि अगर तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा लॉस है तो मरीज़ का मेटाबॉलिज्म ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा, तो आपने कुछ ना कुछ प्रोटीन जो है ना वो एनजी ट्यूब के ज़रिए जो है ना वो फ्लूइड होते हैं ख़ास किस्म के फीडिंग, ठीक है, तो वो आपने एनजी ट्यूब से पास करने, अगर वो खा पी नहीं सक रहा तो वो लाजमी एनजी ट्यूब पास करके, ठीक है। फिर आपने कहना मरीज़ को इन्फेक्शन का खतरा, हर सारी बॉडी तो खुली हुई है, इन्फेक्शन का खतरा कौन सा, तो फिर आपने अच्छी वाली एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आईवी लाइन के ज़रिए जो है ना वो आपने साथ में इंसर्ट करवानी है, ठीक है। ध्यान रखना है मरीज़ को बुखार ना होने पाए, क्योंकि अगर मरीज़ को बुखार हो गया, ठीक है, फीवर हो गया, तो इसका मतलब वो सेप्टिसीमिया के अंदर जा रहा है। तो अगर वो मरीज़ को एक तो बुखार नहीं होने देना, अगर खुदा ना खासा बुखार हो गया तो आपने फ़ौरन उसका जो है ना वो कल्चर लेना, ब्लड कल्चर लेके देखना कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो एवं नहीं एंटीबायोटिक चला देनी है।
जो ख़ास बैक्टीरिया कल्चर के अंदर आया है उसके अगेंस्ट जो ख़ास एंटीबायोटिक है वो आपने चलानी होती है। तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जो है ना वो आपने चलानी होती है। इस हिसाब से जो है ना वो मरीज़ का बुखार भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है, मरीज़ को बचाना है। इसके साथ आपने क्या करना है, नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका काम डॉक्टर साहब ख़त्म हो गया, नर्सों को आपने क्या गाइड करना है, ठीक है। तो नर्सिंग केयर के अंदर आपने करना है कि आपने एक तो इसकी बावल केयर बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है। ये नहीं कि वहीं पे फुजला पड़ा हुआ सारा, वो नहीं करना, वहीं पे उसका यूरन गिर रहा ही नहीं। ब्लैडर की जो इम्पटीनेस और ब्लैडर की क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किन की जो है ना वो सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको वाश करना है, ठीक है। साथ में ओरल हाइजीन, मुंह के अंदर बैक्टीरिया भी तो होते हैं, तो ओरल हाइजीन बड़ी मेंटेनेंस है। अगर मरीज़ थोड़ा सा कॉन्शियस है, देखभाल रहा है, तो वो साइकोलॉजिकली जो है ना बहुत ज़्यादा चलता है। तो साइकोजेनिक केयर जो है ना उसकी बड़ी ज़रूरी होती है। कोशिश करें कि किसी साइकेट्रिक को जो है ना वो कॉल कर लें, ठीक है। तो उसे कहें कि आके इसको काउंसिल कर दे, या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना नहीं है। और साथ में फिजियोथेरापिस्ट को आपने हायर करना है। फिजियोथेरापिस्ट क्या करेगा, चीज़ों की मोबिलिटी को रखेगा ताकि वहाँ पे कोई भी मसल की वेस्टिंग ना हो। तो फिजियोथेरापी को आपने हायर लाजमी कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक उसने बात लिखी हुई है कर्लिंग अल्सर के बारे में। ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होता है, क्योंकि जीआईटी की मोर्टेलिटी मैंने ऑलरेडी बता दी है कि कम हो गई है, ठीक है। तो जब जीआईटी की मोर्टेलिटी कम हो गई है, हम कोई चीज़ खा पी भी नहीं रहे, तो जो स्टोमिक है ना उसके अंदर जो एसिड है ना, ठीक है, मोर्टेलिटी बहुत कम है, जो एसिड निकल रहा है स्टोमिक के अंदर से वो वहीं पे रह के जो है ना वो अल्सर क्रिएट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो कर्लिंग अल्सर का आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मैदे में एसिड जमा होकर अल्सर बनाएगा, तो इसके अंदर कर्लिंग अल्सर हो सकते हैं। तो आपने इससे बचाने के लिए मरीज़ को साथ में प्रोटोन पंप इनहिबिटर पीपीआई जो है ना वो लाजमी देने, ताकि उसका मैदा ना उड़े, किसी सूरत भी कर्लिंग अल्सर ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मोटी मोटी सी बातें। साथ में आपने वो कह रहा है कि आपने एनर्जी बैलेंस वगैरह वो सारे का सारा करना है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, एनाल्जेसिक देते नहीं है, स्मॉल और लार्ज मैंने कि एनसीड हो गया, पैरासीटामोल, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। टॉपिकल कूलिंग जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल होती है, मरीज़ को ठंडा रखना है, लेकिन इतना भी ठंडा नहीं कर देना कि हाइपोथर्मिया के अंदर आप उसको मरीज़ को ले जाएं, ठीक है। एनर्जी बैलेंस में वो कह रहे कि उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत ज़्यादा हाई है। अगर 15% से ज़्यादा बर्न है, चिल्ड्रन में अगर 10% से ज़्यादा बर्न है, तो फिर उनके लिए आपने स्पेशल बॉडी जो है ना रिक्वायरमेंट करनी होती है। अगर पेशेंट को तो नेज़ो गैस्ट्रिक ट्यूब इंट्रोड्यूस करवा के फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है 6 घंटे के अंदर अंदर आपने, ठीक है, ताकि गट का म्यूकोजा भी डैमेज हो सकता है बर्न के अंदर, इस वजह से उसको बचाना होता है। बाकी वगैरह के कैटाबॉलिक हमने वेट ऑफ द पेशेंट जो है मोनीटर करते रहना। नाइट्रोजन बैलेंस भी जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नाइट्रोजन बैलेंस ज़रूरी है। इन्फेक्शन पोरफेरेक्सिस में इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, तो उसको हमारे ख़ास करना है, लंग को डिफेंस करना है, मॉनिटरिंग लाइन देखनी है, बुखार नहीं होने देना, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो है सेप्सिस की तरफ जा रहा है, मैंने बता दी बातें। एडिशनल में नर्सिंग है, फिजियोथेरापी है, साइकोलॉजिकल केयर है, कर्लिंग अल्सर से हमने बचाने के लिए करनी होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास नॉन थर्मल जो इंजरीज़ हैं। तो वीडियो इसी में कंप्लीट करनी थी यार मैंने, लेकिन अब अपलोड ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नॉन थर्मल बर्न हम नेक्स्ट वीडियो में करके वीडियो इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।